दोस्तों, जिस तरह हमारे प्लैनेट्स सन को एक पर्टिकुलर फिक्स ऑर्बिट में रेवोल्यूशन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से किसी दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो इस चीज़ को हम क्वांटम ट्रांजिशन कहते हैं। और एक क्वांटम ट्रांजिशन पूरी न्यूक्लियर, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिनोमेना के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से किसी लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो एक फोटोन रिलीज होता है जिसकी कुछ वेवलेंथ होती है, और अगर वो वेवलेंथ हमारे विजुअल स्पेक्ट्रम में लाई करती है देन हमको अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं उनके कई सारे क्वांटम रूल्स होते हैं। अब कई सारे तरीक़ों से क्वांटम ट्रांजिशन हो सकते हैं और ये क्वांटम रूल्स पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर फोर्सेस एंड तमाम एटॉमिक फिजिक्स को गवर्न करते हैं। अब देखा जाए तो हमारे ब्रह्मांड में जो सबसे कॉमन एटम है वो है हाइड्रोजन एटम, जिसके पास केवल एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब ये हाइड्रोजन एटम आयोनाइज होता है, आयोनाइज मतलब हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी के कारण रिलीज हो गया, तो ऐसे में केवल हाइड्रोजन आयन ही बचा। अब ये न्यूट्रल तब बनता है जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स वापस से प्रोटॉन में मिल जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन नॉर्मली ग्राउंड स्टेट में जाते हैं कुछ हायर अलाउड एनर्जी लेवल से। तो इससे नॉर्मली कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ लाइट प्रोड्यूस होती है, जैसे कि रेड लाइट, विजिबल लाइट। पर सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि यहाँ पर एक स्पेशल ट्रांजिशन होता है जो कि एक ऐसी लाइट प्रोड्यूस करता है जिसका साइज आपके हाथों के बराबर है, और ये वेवलेंथ है 21 सेंटीमीटर वेवलेंथ। और कहीं ना कहीं इसको इस ब्रह्मांड की मैजिकल लेंथ कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे ब्रह्मांड के डार्क सीक्रेट को रिवील कर सकती है। तो चलिए आज हम इस ब्रह्मांड के मैजिकल लेंथ को जानने की कोशिश करते हैं। अब जब भी इस यूनिवर्स में हम लाइट की बात करते हैं तो वेवलेंथ लाइट की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि ये बता सकती है कि कैसे वो लाइट क्रिएट हुई होगी। वैसे तो लाइट फोटोन के फॉर्म में आती है, जिसकी इंडिविजुअल यूनिट को हम क्वांटा ऑफ फोटोन कहते हैं। कई सारे फोटॉन्स मिलकर एक वेवलेंथ को जन्म देते हैं जिसको हम बोलते हैं लाइट। अब यहाँ पर दो डिफरेंट क्लासेस की क्वांटम प्रोसेस होती हैं जिसके कारण लाइट क्रिएट होती है। सबसे पहली है कंटिन्यूस प्रोसेस और दूसरी है डिस्क्रीट प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि हमारे सन के फोटोस्फीयर से आने वाली जो लाइट होती है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस के थ्रू होती है। मतलब सन एक डार्क ऑब्जेक्ट है जिसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हीट किया गया है एंड वो सारी डिफरेंट और कंटिन्यूस वेवलेंथ की लाइट को इमिट करता है, जिसको फिजिसिस्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। अब डिस्क्रीट प्रोसेस में लाइट कंटिन्यूस वेवलेंथ के फॉर्म में इमिट नहीं होती, बल्कि इसमें कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ ही इमिट होती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लाइट, जो कि न्यूट्रल एटम इमिट करते हैं सन के एक्सट्रीम आउटर लेयर पर। एंड देन जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन इस न्यूट्रल एटम पर स्ट्राइक करते हैं देन केवल वही फोटोन ही रिलीज होते हैं स्पेसिफिक वेवलेंथ के, जितनी एनर्जी ऑफ रेडिएशन उस न्यूट्रल एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की थी। मतलब यहाँ पर एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ही रिलीज हुई। इसको हम डिस्क्रीट प्रोसेस बोलते हैं। नाउ अब हर एक इंडिविजुअल एटम के पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि उसके न्यूक्लियस पर डिपेंड करती हैं। अब न्यूक्लियस बना होता है प्रोटॉन से। प्रोटॉन उस एटम के चार्ज को डिटरमाइन करता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ कंबाइन होकर एटम के मास को डिटरमाइन करता है। अब एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जो कि न्यूक्लियस को ऑर्बिट करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई करते हैं और इन्हीं एनर्जी लेवल में वो न्यूक्लियस को ऑर्बिट करते हैं। अब किसी भी एलिमेंट या फिर एटम की एक खासियत होती है कि वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है, जहाँ पर उसकी एनर्जी स्टेट मिनिमम होती है, जहाँ पर वो अपने लोएस्ट एनर्जी स्टेट में होता है। तो इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट को अचीव करता है, यानी कि 1s ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करता है। 1s लोएस्ट मोस्ट ग्राउंड स्टेट है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं। अब 1s के ऊपर आती है सेकेंड एनर्जी लेवल, जिसमें 2 ऑर्बिटल होते हैं 2s एंड 2p। तो 2s फिर से 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करता है एंड 2p 6 इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई कर सकता है। तो सेकेंड एनर्जी लेवल में आते हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ अब इसी प्रकार थर्ड एनर्जी लेवल में d ऑर्बिटल भी शामिल होते हैं। तो थर्ड एनर्जी लेवल में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई होते हैं। तो मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी लेवल में जाना चाहते हैं, पर अगर लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड है
देन वो उसके ऊपर वाले लेवल में जाते हैं। तो अगर हम बाहर से कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ का फोटोन इलेक्ट्रॉन को दें तो इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांजिशन ऊपर वाले लेवल पर होती है। एंड देन वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर तक उस हायर एनर्जी में नहीं रह सकता, तो वो अपने लोअर स्टेट में आना चाहता है। देन जब वो डाउनवर्ड ट्रांजिशन करता है तो हमको उसी सेम वेवलेंथ के फोटोन का एमिशन देखने को मिलता है। तो ये एटम का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं कोर्स स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल के लिए जब हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल से डाउनवर्ड ट्रांजिशन करके सेकंड एनर्जी लेवल में आता है तो एक फोटोन प्रोड्यूस होता है जो कि रेड कलर का होता है। इसकी वेवलेंथ होती है 656.3 नैनोमीटर, जो कि हमारे स्पेक्ट्रम के विजिबल रेंज में है। इसी प्रकार से आप अपनी स्क्रीन पर इस इमेज को देख रहे होंगे जहां पर आप ये देख सकते हो कि कौन से एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन होने पर कौन सी वेवलेंथ के फोटोन प्रोड्यूस होंगे, कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट प्रोड्यूस होगी। तो जब थर्ड से सेकंड में ट्रांजिशन होता है तो 656 मीटर की वेवलेंथ प्रोड्यूस होती है। फोर्थ से सेकंड में ट्रांजिशन होता है तो 486 नैनोमीटर की लाइट प्रोड्यूस होती है, एंड सो ऑन। अब यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं जो कि ये बताते हैं कि कौन सी ट्रांजिशन अलाउड है और कौन सी ट्रांजिशन फॉरबिडन है। जैसे कि आप d ऑर्बिटल से s ऑर्बिटल में या फिर p ऑर्बिटल से s ऑर्बिटल में ट्रांजिशन कर सकते हो, या फिर इसका उल्टा भी पॉसिबल है, पर आप एक s ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में ट्रांजिशन नहीं कर सकते। सेम एनर्जी लेवल में भी डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, जैसे कि सेकंड एनर्जी लेवल में s ऑर्बिटल भी होता है एंड p ऑर्बिटल भी होता है। तो जो इन डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल का जो स्लाइट एनर्जी डिफरेंस होता है इसको कहा जाता है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब ये क्यों होता है? ये जब होता है जब एटम के अंदर हर एक पार्टिकल का स्पिन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से इंटरेक्ट करता है न्यूक्लियस के अराउंड, देन इससे वेवलेंथ में शिफ्ट होता है लेस देन 0.1%। हाँ, ये वैल्यू कम है बट मेजरेबल है एंड सिग्निफिकेंट भी है। अब देखिए, वैसे तो फॉरबिडन ट्रांजिशन नहीं होने चाहिए, बट क्वांटम मैकेनिक्स में सम टाइम फॉरबिडन ट्रांजिशंस भी हो सकते हैं। इससे एक फिनोमेना का जन्म होता है जिसको हम कहते हैं क्वांटम टनलिंग। क्वांटम मैकेनिक्स में आपने क्वांटम टनलिंग के बारे में पढ़ा ही होगा। अब चलिए, हम सब ये जानते ही हैं कि एक s ऑर्बिटल से दूसरे s ऑर्बिटल में हम डायरेक्टली ट्रांजिशन नहीं कर सकते, बट आप एक तरीके से ये कर सकते हो कि पहले आप s ऑर्बिटल से p ऑर्बिटल में ट्रांजिशन करो एंड देन वापस से s ऑर्बिटल में करो। ऐसे ही पहले आप s से d में करो एंड देन d से डाउनवर्ड ट्रांजिशन करके s ऑर्बिटल में आओ। तो ऐसे में s ऑर्बिटल से s ऑर्बिटल में डायरेक्ट ट्रांजिशन हो सकती है। अब क्वांटम टनलिंग की सबसे वियर्ड बात यह है कि यहाँ पर रियल ट्रांजिशन नहीं होते इनफ एनर्जी के साथ जिससे कि वो इंटरमीडिएट स्टेट में जा पाएँ। सो आप वर्चुअली फाइनल स्टेट को इनिशियल स्टेट से मर्ज होते हुए देखते हो। अब ये चीज़ हमको फाइन स्ट्रक्चर के बियॉन्ड हाइपर फाइन स्ट्रक्चर पर लेकर जाती है, जहाँ पर एटॉमिक न्यूक्लियस का स्पिन किसी एक इलेक्ट्रॉन के स्पिन के साथ अलाइन हो जाता है, जहाँ पर दोनों के स्पिन सेम डायरेक्शन में होते हैं, इस बात के बावजूद कि इलेक्ट्रॉन अपने लोएस्ट ग्राउंड स्टेट 1s में है। आप इस इमेज में देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम डायरेक्शन में अलाइन है, ये हायर स्टेट है। यहाँ पर ये अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में आना चाहता है। देन हाइड्रोजन रेडियो एमिशन होता है एंड एक वेवलेंथ इमिट होती है 21 सेंटीमीटर की, एंड देन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस एंटी स्पिन के साथ अलाइन हो जाते हैं एंड देन लोअर एनर्जी स्टेट अचीव हो जाती है। इस टाइप की मोस्ट फेमस ट्रांजिशन सिंपलेस्ट एटम में होती है और सिंपलेस्ट एटम में आता है हाइड्रोजन एटम, जहाँ पर ओनली 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हर बार जब भी आप न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम को फॉर्म करते हो तो इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में जाता है, तो यहाँ पर 50% चांस होते हैं कि सेंट्रल प्रोटॉन का स्पिन इलेक्ट्रॉन स्पिन की डायरेक्शन में अलाइन हो जाए एंड 50% चांसेस ये भी होते हैं कि वो दोनों एंटी पैरेलल डायरेक्शन में अलाइन हो। तो अगर वो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में अलाइन करेंगे तो ये होगी उसकी ट्रू ग्राउंड स्टेट और यहाँ पर कोई भी एनर्जी का एमिशन नहीं होगा। बट अगर स्पिन सेम डायरेक्शन में अलाइन है तो क्वांटम टनलिंग होना पॉसिबल है एंड यहाँ पर डायरेक्ट ट्रांजिशन होता है, इस बात के बावजूद कि ये एक फॉरबिडन ट्रांजिशन है। बट क्वांटम टनलिंग आपको अलाउ करती है स्टार्टिंग से एंड पॉइंट में जाने के लिए, बट इस प्रोसेस में एक फोटोन रिलीज होता है और जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो कि जब ये ट्रांजिशन होता है तो एक फोटोन इमिट होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ
आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। अब क्योंकि ये ट्रांजिशन का नेचर फॉरबिडन है, तो इस ट्रांजिशन को होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। काफ़ी लंबा समय मतलब काफ़ी लंबा समय। अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो इस ट्रांजिशन को होने में लगते हैं लगभग 10 मिलियन साल, और 10 मिलियन साल वाकई में काफ़ी ज़्यादा समय है। अगर हम अपने ब्रह्मांड के अर्ली स्टेजेस में चलें, यानी कि बिग बैंग के टाइम पर, जहाँ पर कोई भी स्टार्स फॉर्म नहीं हुए थे, तो आप पाओगे कि इस ब्रह्मांड में 92% केवल हाइड्रोजन एटम ही थे। अब जैसे जैसे न्यूट्रल एटम बनने लगे, देन बिग बैंग के लगभग कुछ 100 हजारों साल बाद इस न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम के पास 50-50% चांसेस थे कि वो अपनी स्पिन को सेम डायरेक्शन में अलाइन करे या फिर एंटी पैरेलल डायरेक्शन में अलाइन करे। तो जो एटम एंटी पैरेलल डायरेक्शन में अलाइन थे वो तो वैसे ही बने रहे, पर जिन 50% ऑफ द एटम की डायरेक्शन पैरेलल थी, उन्होंने स्पिन फ्लिप ट्रांजिशन किया, जिसकी रेडिएशन 21 सेंटीमीटर ऑफ वेवलेंथ की थी। हालांकि ये ट्रांजिशन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, और ये चीज़ हमको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है हमारे यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए। अगर हम अपने टेलीस्कोप की मदद से हाइड्रोजन रिच क्लाउड्स को ढूंढें, देन हम उन हाइड्रोजन क्लाउड्स में से इन स्पिन फ्लिप सिग्नल को ढूंढ सकते हैं, एंड देन एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स एंड रेड शिफ्ट ऑफ सिग्नल्स को भी मेजर कर सकते हैं। अर्ली यूनिवर्स के सिग्नल के अलावा भी 21 सेंटीमीटर ऑफ वेवलेंथ तब भी प्रोड्यूस होती है जब कोई न्यू स्टार जन्म लेता है। तो जब भी कोई न्यू स्टार फॉर्मेशन होता है तो उतना ही 50-50% चांस बनते हैं स्पिन के पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन के अलाइन होने के, एंड देन 21 सेंटीमीटर ऑफ वेवलेंथ प्रोड्यूस होती है। एंड अगर हम किसी रीजन ऑफ स्पेस में 21 सेंटीमीटर की वेवलेंथ को मेजर करते हैं, तो भले ही वो रेड शिफ्ट हो गई हो यूनिवर्स के एक्सपेंशन के कारण, बट हमको उस वेवलेंथ के कारण किसी न्यू स्टार के फॉर्मेशन का एविडेंस मिलता है। तो जब भी स्टार फॉर्मेशन होता है तो हाइड्रोजन आयोनाइज होती है, और जब भी न्यूट्रल एटम बनते हैं और डीऑक्साइड होते हैं तो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ प्रोड्यूस होती है। अब अगर हमारे पास ऐसे सेंसिटिव कैपेबिलिटीज़ आ जाएं कि हम 21 सेंटीमीटर एमिशन को हर एक डायरेक्शन और हर एक रेड शिफ्ट में मैप करने लगे, देन लिटरली हम पूरे एंटायर यूनिवर्स के स्टार फॉर्मिंग हिस्ट्री को अनकवर कर सकते हैं। अगर हम काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव ऑब्जर्वेशन को लें तो हम कुछ क्वेश्चंस को भी आंसर कर सकते हैं, जैसे कि क्या कोई स्टार स्पेस के डार्क वॉइड्स में है जहाँ तक हमारा थ्रेशोल्ड भी नहीं है देखने का। ऐसे ही अगर कोई गैलेक्सी में कोई न्यू स्टार का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो क्या उस गैलेक्सी में स्टार फॉर्मेशन ख़त्म हो चुके हैं या फिर वहाँ पर कोई भी लोअर लेवल पर स्टार फॉर्मेशन हो रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी हम पता लगा सकते हैं। ऐसे ही लिटरली हम कई सारे सेंसिटिव क्वेश्चंस के आंसर्स को पता लगा सकते हैं। इसी कारण 21 सेंटीमीटर वेवलेंथ हमारे इस ब्रह्मांड की एक मैजिकल लेंथ है, जो कि हमारे लिए और हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन में काफ़ी ज़्यादा मैजिक ला सकती है। और कई सारे क्वेश्चंस का आंसर हम इस मैजिकल लेंथ के थ्रू पता लगा सकते हैं। अब इन मैजिकल क्वेश्चंस के आंसर के अलावा आप सब स्पेस लवर्स के लिए मैं आपको एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट की डिटेल्स देता हूँ, जिसको IIT मंडी हर साल एनुअली ऑर्गेनाइज करती है। उस इवेंट का नाम है एस्ट्रैक्स। इसमें आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऑनलाइन इवेंट में मेनली एस्ट्रो फोटोग्राफी का इवेंट है, जिसके कुछ रूल्स हैं, एंड आपको आपके द्वारा खींची गई एस्ट्रो फोटोग्राफी को सबमिट करना होगा। एंड अगर आप जीत जाते हो तो आपको कुछ प्राइजेस भी मिलेंगे। एंड ऑफलाइन इवेंट में आप एक कॉलेज के स्टूडेंट होने चाहिए, एंड वहाँ पर भी कुछ प्रेजेंटेशंस लाइक इवेंट है जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हो ऑफलाइन IIT के कैंपस में आकर। इन इवेंट्स की और ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को फिल कीजिए, एंड और ज़्यादा डिटेल के साथ इस पूरे इवेंट को जानिए। तो फिलहाल 21 सेंटीमीटर मैजिक लेंथ के बारे में आपका क्या सोचना है? अपने वैल्यूएबल कमेंट हमको नीचे लिखकर ज़रूर बताइए। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।